बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वाइवा क्वेश्चंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कितने क्वेश्चंस को कवर कर लिया था? हमने प्लम्बिज्म तक आई थिंक कर लिया था, ठीक है। वैसे प्लम्बिज्म का होता क्या है? प्लम्बिज्म होता है क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग होती है। इसके बाद जो ये वाला पॉइजन है वही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 190, व्हाट इज एक्सहिबिशन पॉइजन। इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसके अलावा 191 इसका जवाब भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ माउथ गैग। ये वाला क्वेश्चन जनरल टॉक्सिकोलॉजी में से है, गैस्ट्रिक लैवेज में से है। मतलब वैसे हमने स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी को कवर करना था, लेकिन इस क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। माउथ गैग का फंक्शन क्या होता है? ये जब यूज़ करते हैं जब हम गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म करते हैं। तो गैस्ट्रिक लैवेज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 192 193 इनको भी कवर कर लेते हैं कि माउथ गैग के यूजेस क्या होते हैं और राइल ट्यूब के क्या इंडिकेशंस होती हैं। तो हम निशाने के तौर पर एक चीज़ यहाँ पे रख लेते हैं। और गैस्ट्रिक लैवेज हम क्यों परफॉर्म करते हैं इसका आपको पहले से पता होगा, ओके। तो यहाँ पर जो माउथ गैग है इसका यूज़ किया है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन क्यों किस कंडीशन के अंदर परफॉर्म कराती है, किसके अंदर परफॉर्म नहीं करते, कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग के अंदर परफॉर्म नहीं करते। इसके अलावा क्या इसकी वो होती है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं। लेकिन आपको माउथ गैग का फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। जो माउथ गैग का फंक्शन है कि जो रबर ट्यूब है कहीं वो उसको हमारे टीथ चबा ना ले, तो हमारे माउथ को ओरल कैविटी को ओपन करने के लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि रबर ट्यूब को हमारे दांत चबा जाए, तो उसको माउथ गैग का यूज़ करते हैं। और प्रोसीजर के अंदर स्टोमक वॉश जो परफॉर्म करते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन के अंदर, ठीक है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन हो गया। जो फीट एंड है उसको हायर लेवल में रखना हेड के एज कम्पेयर टू। ट्यूब को ग्लिसरीन से लुब्रिकेट करना है। लेंथ ऑफ द ट्यूब मस्ट बी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ट्यूब को स्टोमक के अंदर लाई करवाना है, ठीक हो गया, ओके। तो ये माउथ के यूजेस होते हैं, ओके। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ राइल ट्यूब, ठीक है। जो राइल ट्यूब होती है जो बच्चों के अंदर जो होती है ट्यूब, ठीक है, तो उसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है और वह काफ़ी नैरो होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, राइल ट्यूब, ओके। और यहाँ पे दोबारा माउथ गैग के यूजेस लिखे हुए हैं कि यूज़, वैसे ये लिखा हुआ है कि यूज़ किस तरह से करना है। बाकी जो यूजेस थे वो मेन फंक्शन था कि रबर ट्यूब को बचाना, कि हमारी दांत ही चबाना जाए, ठीक हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा। राइल ट्यूब भी आपको मैंने बता दिया है। और इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है गैस्ट्रिक लैवेज के, स्टोमक के फट ना जाए, परफोरेशन होगी तो फिर पेरिटोनाइटिस हो सकता है। अगर ऑपरेटर अनस्किल्ड है तो फिर ट्रैकिया के अंदर ट्यूब चली जाएगी, ट्रैकिया के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर काफ़ी सारा फ्लूइड इस्तेमाल कर लिया तो पॉइजन स्टोमक से इंटेस्टाइन की तरफ जा सकता है। बॉडी टेम्परेचर काफ़ी कम हो सकता है बच्चों के अंदर, खासतौर पर तो हाइपोथर्मिया के केस के अंदर परफॉर्म नहीं करते। या बाज़ औक़ात जो माउथ गैग यूज़ करते हैं ओरल कैविटी को ओपन करने के लिए, तो वो ओरल कैविटी को नुकसान पहुंचा देता है, माउथ का नुकसान पहुंचा देगा। जो फ्लूइड गैस्ट्रिक लैवेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग सोल्यूशन है, KMnO4 टैनिक सोल्यूशन और आयोडीनेटेड सोल्यूशन, ठीक हो गया। इनको अल्कलॉइड्स और सैलेट के अंदर प्रेफर करते हैं, किनको, सोडियम थायोसल्फेट को साइनेट के लिए, ठीक है। यानी जो ऑक्सीडाइजिंग सोल्यूशन है ये अल्कलॉइड्स और सैलिसाइलेट के लिए, और साइनाइड के लिए सोडियम थायोसल्फेट। आपको पता है कि अमाइल नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट ये वगैरह यूज करते हैं साइनाइड की पॉइजनिंग के अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चिली सीड एंड धतूरा सीड्स। अब इनके सीड्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चिली सीड्स ये होगा प्लांट पॉइजन के अंदर, और धतूरा ये आ जाएगा आई थिंक न्यूरोटिक के अंदर। अब इन दोनों के फर्क या इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है तो न्यूरोटिक के अंदर हमें धतूरा देखने को मिलेगा जिसमें एट्रोपिन लाइक पॉइजन देखने को मिलती है, ठीक है। धतूरा की दो वैरायटी होती है, धतूरा अल्बा, धतूरा नाइग्रा। धतूरा नाइग्रा के जो फ्लावर्स होते हैं वो पर्पल कलर्ड होते हैं, बेल शेप होते हैं, दोनों के बेल शेप होते हैं, लेकिन इसके व्हाइट और इसके क्या हो गए, पर्पल हो गए। व्हाइट किस तरह से याद रखना, WA, ठीक है। आपको पता है कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, वाट। तो WA तो अल्बा और व्हाइट होते हैं, जबकि पर्पल कलर वाले नाइग्रा होते हैं, ओके। अब इनके सीड्स का फर्क पूछ रहा था, तो चिली सीड्स और इसके धतूरा के सीड्स में क्या फर्क होगा। तो हम निकालते हैं वेजिटेबल इरिटेंट, और इसके अंदर जो चिली सीड्स होता है, चिली को आई थिंक हम बोलते हैं कैप्सिकम बोलते हैं, कैप्सिकम, ठीक है। कैप्सिकम चिली होती है। तो इनके क्या क्या डिफरेंस होती है। कैप्सिकम के अंदर पंजेंट स्मेल है, एक्टिव प्रिंसिपल है कि जो कैप्सिकन है, एक्यूरेट वगैरह लिखा हुआ है, यूजेस चिली सीड्स हैं, ओके। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, अपने इसके डिफरेंस में एक्टिव प्रिंसिपल लिखना है। किसको, तो एक्टिव प्रिंसिपल है धतूराइन है जिसमें अल्कलॉइड्स होगा, हायोसिन होगा, हायोसियामाइन है, और एट्रोपिन के ट्रेसेस होते हैं। जबकि इसका एक्टिव प्रिंसिपल है कैप्सिकिन जो काफ़ी एक्यूरेट, वोलेटाइल, नॉन अल्कलॉइडल सब्सटेंस है। तो ये आपने चिली सीड्स और धतूरा सीड्स में इतना डिफ्रेंशिएट करना है। बाकी आप इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर या ट्रीटमेंट के बेस पर या साइंस सिम्टम के बेस पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो तो डिफरेंट केस के अंदर हम कर लेंगे।
डिफाइन कार्बोलिज्म। कार्बोलिज्म कार्बोलिक एसिड या जिसको फिनोल कहते हैं उसकी पॉइजनिंग को बोलते हैं कार्बोलिज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? कार्बोलिज्म, ठीक है। तो जो पॉइजनिंग होती है कार्बोलिक एसिड से उसको बोलते हैं कार्बोलिज्म। और इसके साइन सिम्टम क्या आती है? सीवियर, इसके अंदर शॉक हो जाएगा, कोल्ड क्लैमी स्किन होगा, रैपिड फीबल पल्स होगी, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड होतेगा, पिन पॉइंट होते हैं कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग के अंदर, ठीक हो गया। ओके, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि जो फिनोल होता है नॉर्मली ये ब्लू लिटमस को रेड नहीं बनाता, तो इसको एसिड वगैरह नहीं कहते, लेकिन इसको एसिड इसलिए कहती है क्योंकि ये अल्कलीज के साथ रिएक्शन करने के बाद साल्ट्स बना लेता है जिसको कार्बोनेट बोलते हैं। डिटॉल के अंदर और लाइसोल डिसइंफेक्टेंट के अंदर ये मौजूद होता है। विच पॉइजन प्रोड्यूस कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग? तो कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग किसकी वजह से होती है? आई थिंक ये ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होती है। यस, जो ऑक्सैलिक एसिड की वजह से माउथ के अंदर सोर टेस्ट होगा, बर्निंग पेन थ्रोट और स्टोमक के अंदर होगा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग ब्लैकिश कॉफी ग्राउंड होगी क्योंकि हीमोग्लोबिन और HCl के रिएक्शन करने की वजह से एसिड हिमैटिन बन जाएगा। ओके, ठीक है। पेन और एब्डोमेन के ऊपर टेंडरनेस होती है और मेनली आपको ऑक्सैल्यूरिया देखने को मिलता है ऑक्सैलिक एसिड के केस के अंदर। What is the mechanism and medico-legal importance of hydrogen cyanide (HCN)? इसका mechanism of action और medico-legal importance हाइड्रोजन साइनाइड की। हाइड्रोजन साइनाइड वेजिटेबल एसिड के अंदर आता है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये पॉइजन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ कंबाइन करेगा। साइनाइड है तो साइनाइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक करने की वजह से होगा क्या? ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म या एरोबिक मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलेगा जिसकी वजह से होगा क्या कि आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड ऑक्सीजनेटेड ही रहेगा। जो मेन कॉज ऑफ डेथ होगा वो हिस्टोटॉक्सिक या साइटोटॉक्सिक एनोक्सिया है, यानी टिश्यू तक ऑक्सीजन आ रही है लेकिन टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो इस एनोक्सिया या हाइपोक्सिया को साइटोटॉक्सिक या हिस्टोटॉक्सिक बोलते हैं, ठीक हो गया। डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिलती है, 0.5 से लेकर 1 से लेकर 2.5 से लेकर मोर। इस केस के अंदर कोमे में चला जाएगा, इसके अंदर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड तो करेगा लेकिन वो स्टिमुलस होता है, जबकि इस केस के अंदर कॉन्शियस होता है, पल्स काफी रैपिड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस साइन सिम्टम आप देख लेना। नेक्स्ट है आई थिंक फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड कॉलेरा पॉइजनिंग। तो जब हमने कॉलेरा की वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर मैं इनका डिफरेंस बताना भूल गया था। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग और कॉलेरा पॉइजनिंग या हैजा, इन दोनों के अंदर राइस वाटर स्टूल होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? थ्रोट के अंदर पेन, फेरेंजियल पेन वॉमिटिंग से पहले होगा, कॉलेरा के अंदर वॉमिटिंग के बाद, कॉलेरा में चीज़ें बाद में होगी, वॉमिटिंग डायरिया से पहले होती है, इस केस में वॉमिटिंग डायरिया के बाद होगी। वॉमिटेड मैटर के अंदर म्यूकस, बाइल और ब्लड की स्ट्रीक होती है, लेकिन इस केस के अंदर कॉलेरा के केस में वाटरी होगा और कोई ब्लड नहीं होगा। स्टूल अर्ली स्टेज में राइस वाटर होता है, लेट स्टेज के अंदर राइस वाटर नहीं होता, लेकिन इसमें राइस वाटर चाहे अर्ली हो चाहे लेट हो दोनों के अंदर होगा। आइस की अपीयरेंस को देखे, कंजक्टिवा को देखे तो कार्सेनिक के अंदर कंजस्टेड होते हैं, कॉलेरा के अंदर कोई कंजशन नहीं होती। वॉइस इसमें हॉर्सनेस हो जाती है लेकिन इसमें कोई हॉर्सनेस और वॉइस नहीं होता। तो कॉलेरा और आर्सेनिक पॉइजनिंग इसके पेन एंड थ्रॉट, वॉमिटिंग, वॉमिटेड मैटर, स्टूल अपीयरेंस एंड वॉइस से आपने डिफरेंशिएट करना है। व्हाट इज लेड इंसेफेलोपैथी, लेकिन इससे पहले व्हाट आर एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ क्रोटोन एंड कैस्टर ऑयल? दोनों के दोनों प्लांट इरिटेंट है। एनिमल इरिटेंट के अंदर तो क्या आ जाती है? एनिमल इरिटेंट के अंदर स्नेक्स पॉइजनिंग या स्कॉर्पियन। तो क्रोटोन और कैस्टर ऑयल इनका एक्टिव प्रिंसिपल यानी जो कंपाउंड्स होता है जिसने असल नुकसान पहुंचाना है वो कौन सा है? इसमें जो कंपाउंड है उसका नाम है राइसिन, जो टॉक्सल ब्यूमिन या उसको फाइटोटॉक्सिन बोलते हैं। फाइटो का वर्ड जो निकला है वो प्लांट से रिलेटेड है। ये एक टॉक्सिक प्रोटीन होती है जो नॉर्मली अपने एक्शन के अंदर ये बैक्टीरियल टॉक्सिन जैसा बिहेव करती है। आरबीसी की एग्लूटिनेशन और लाइसिस करवा देगी। एंटीजेनिक इन नेचर होती है और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। तो टॉक्सो अल्ब्यूमिन कौन सा है? राइसिन है, ठीक है। बैक्टीरियल टॉक्सिन लाइक मैकेनिज्म है। अगर क्रोटोन के एक्टिव प्रिंसिपल को देखें तो क्रोटोन का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो है क्रोटीन, जबकि कैस्टर ऑयल का राइसिन है। इसका कंपाउंड्स को या प्लांट को देखें तो उसका नाम है राइसिनस कॉम्यूनस। इसका एक्टिव प्रिंसिपल राइसिन है, इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्रोटीन होता है जो कि टॉक्सल ब्यूमिन है जिसके पास इरिटेंट और वेजिकेंट प्रॉपर्टी है, उसके पास बैक्टीरियल टॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टी थी। आरबीसी की एग्लूटिनेशन और लाइसिस करवाता था। नेक्स्ट है व्हाट इज लेड एंसेफेलोपैथी। लेड की वजह से जो ब्रेन के ऊपर जो नुकसान पहुंचेगा उसको बोलते हैं लेड एंसेफेलोपैथी। तो ये आपको देखने को मिलेगा नॉन मेटालिक इरिटेंट में। लेड को पीबी या शीशा वगैरह बोलते हैं, ठीक है। ये लेड एंसेफेलोपैथी का सीएनएस के अंदर। अब होगा क्या, जो टेट्रा इथाइल लेड की पॉइजनिंग के केस के अंदर हमें लेड एंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है। जब भी कोई सीएनएस सिम्टम आएगा तो आपने हेडेक से कहानी स्टार्ट करनी है। हेडेक है, स्लीपलेसनेस है, बंदा सो नहीं सकेगा, आइज का ट्रेमर होगा,
ठीक है। माउथ और फिंगर के मसल्स का भी ट्रैमर होगा। सेम टाइम विजन लॉस भी देखने को मिल सकता है, हेलोसिनेशन, डिलीरियम, कन्वर्जन, सारे सीएनएस के सिम्टम आपने उठा के इसके अंदर लिख लेने हैं और आपने कॉजेटिव एजेंट को टेट्राइथाइल लेड बताना है, तो ये लेड एन्सेफेलोपैथी कवर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो लेड की पॉइजनिंग होती है क्रॉनिक और एक्यूट दोनों होती है। क्रॉनिक वाली को प्लम्बिज्म या उसको सैटर्निज्म या सैटर्नाइन पॉइजनिंग बोलते हैं। इस केस के अंदर फेशियल पैलर देखने को मिलेगा वेजोस्पाज्म की वजह से, एनीमिया विद पंक्टेड बेजोफिलिया, ठीक है। लेड लाइन देखने को मिलती है। लेड लाइन क्या होती है? ब्लूइश ब्लैक गम्स लाइंस होती है गम्स के ऊपर, जहाँ पे गम्स का तीर के साथ जंक्शन होता है तो उस जगह के ऊपर ब्लूइश ब्लैक लाइन होती है, क्योंकि गम्स के म्यूकोसा के ऊपर लेड सल्फाइड ग्रैन्युल्स जमा होना शुरू हो जाती है। लेड का कलर ब्लैक होता है, ठीक हो गया, ओके। व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ रत्ती, ठीक है। रत्ती बराबर भी हमें शर्म नहीं है तो ये वाला यूज़ करते थे हम वर्ड। तो रत्ती ये क्या है? आर्बस पेक्टोरियस है, ठीक है। आर्बस पेक्टोरियस क्या बताना था इसका ट्रीटमेंट और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस जब भी आ जाती है तो आपने 3 वर्ड्स को जहन में रखना है, एक्सीडेंटल, सुसाइडल एंड होमिसाइडल। नॉर्मली ये कैटल पॉइजन्स होते हैं, कैसे ऐसे मवेशी जो हमारे किसी काम के नहीं है या पागल हो गए हैं, मॉर्बिड हो गया तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। या एक्सीडेंटल पॉइजनिंग वैसे काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है, ओके। या बाज़ औक़ात कुछ कबीलों के अंदर उसको एरो पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, तीर कमान के ऊपर लगा के। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ होता है रत्ती। गोल्ड सीमित इसको यूज़ करते थे ताकि गोल्ड का वजन पता चला सके। जो ह्यूमन पॉइजनिंग होती है लेकिन वो भी काफ़ी रेयर होती है। तो आपने क्या याद रखना है कि कैटल पॉइजन इंपॉर्टेंट है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एरो पॉइजनिंग है, और इसके साथ गोल्ड का वेट है के तौर पे भी कि गोल्ड का कितना वेट है। ट्रीटमेंट पूछा था आई थिंक, तो सबसे पहले आपने डाइसेक्ट आउट करना है कि इसको सुई को। अभी सुई क्या है? सुई ये लिखा हुआ है, ये इसके एक्टिव प्रिंसिपल है कि एब्रिन होती है और सुई वगैरह होती है, कैटल पॉइजनिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने क्या करना, सुई को निकालना है, एडमिनिस्टर करना है एंटी एब्रिन को, ओके। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है, एसिड हाइड्रोक्लोराइड, पेप्सिन और सिप्टोमेंटल ट्रीटमेंट होता है। आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमी कार्डियम निकैडियम, या उसको मार्किंग नेट बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेबल पॉइजन किसी भी काम के नहीं है तो आई थिंक इसको करने का भी फायदा कोई भी नहीं है। व्हाट इज एडिक्शन ट्राइंगल? एडिक्शन ट्राइंगल को आई थिंक ये भी प्लांट वाले पॉइजन के अंदर आ जाता है। इसको जवाब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है। वैसे हैदराबादी गोली या हैदराबादी गोटी को क्या बोलते हैं? कैप्सिकम बोलते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद है बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म। बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म, बारबिचुरेट न्यूरोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये बारबिचुरेट अगर आप आ जाओ ना, तो बारबिचुरेट क्या होती है? सीएनएस के ऊपर डिप्रेसिव एक्शन रखते हैं, सीएनएस के अंदर सीवीएस और रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बतानी थी, वो क्या थी? बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म, ठीक है, ओके। तो बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म में कोई भी बंदा अगर बारबिचुरेट से एडिक्टेड हो जाएगा तो वो ये भूल जाता है कि उसने टेबलेट ली है या नहीं ली, और वो इतनी मरतबा टेबलेट को ले लेगा, यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा लेने के बाद टॉक्सिटी आ जाएगा और फाइनली डेथ भी हो सकती है। तो उसको बोलते हैं बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म। खुद ब खुद इतनी ज़्यादा टेबलेट ले लेना, और असल में बारबिचुरेट लेने के बाद वो भूल जाएगा कि इसने कोई दवा ली भी यानी थी, तो वो दोबारा बारबिचुरेट को लेगा, दोबारा भूल जाएगा, दोबारा लेगा, दोबारा भूल जाएगा। इस स्टेप को बोलते हैं बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म। What are the sign and symptom of organophosphate poisoning? Organophosphate poisoning या इंसेक्टिसाइड वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके। जब भी आपको पॉइजन पड़ो तो आपको जहन में आना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे साइन सिम्टम आपको उसी कैटेगरी से मिल जाएंगे। अगर इंसेक्टिसाइड है तो उसकी मस्क्रीनिक इफेक्ट, निकोटीनिक इफेक्ट और सीएनएस इफेक्ट होते हैं। मस्क्रीनिक इफेक्ट के अंदर स्लड है, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रैडिकार्डिया, ठीक है। वही पैरासिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। चेस्ट में टाइटनेस होगी, आइज के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है, स्टूल वगैरह पास करेगी, ठीक है, स्वेटिंग वगैरह हो जाएगी, ओके। निकोटिनिक इफेक्ट के अंदर कुछ आपको सिम्पैथोमिमेटिक और पैरासिम्पैथोमिमेटिक दोनों देखने को मिलते हैं। ब्रैडिकार्डिया की वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया चलता है, हाइपरटेंशन होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से पैलर हो जाएगा, डिस्निया हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, फेसिकुलेशन हो सकती है, सीएनएस में एंजाइटी, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, जो आपको सीएनएस के साइन सिम्टम आते हैं सारे इसमें लिख लेना, ठीक है, ओके। अगर आप सिस्टम वाइज देखो तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी, जीआईटी के ऊपर एब्डोमिनल क्रैम्प है, वॉमिटिंग, डायरिया, टिनेसनेस है। स्किन के ऊपर देखो या स्लाइवरी सिक्रेशन को देखो तो दोनों बढ़ जाएगी, स्वेट और स्लाइवरी सिक्रेशन। लैक्रिमल सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, रेड कलर की होती है, रेड टीयर्स बोलते हैं। हार्ट के ऊपर ब्रैडिकार्डिया होगा लेकिन फिर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया चलेगा। प्यूपल में कॉन्स्ट्रक्शन होती है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, स्केलेटल मसल में फैसिकुलेशन होगा, फाइनली पैरालिसिस भी हो जाएगी। सिम्पैथेटिक गैंग्लिया की एक्टिवेशन की वजह से पैलर और हाइपरटेंशन हो जाएगा। सीएनएस में रेस्टलेसनेस होगा, टंग के, फेस के, आईलिड्स के और फिंगर्स के ट्रैमर्स होता है, बीटा 2 रिसेप्टर के जरिए होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन, कन्वर्जन और कोमा, मैंने यहाँ पे 3C लिखे थे, ओके। अब नेक्स्ट चलती है व्हाट इज रन अमोक।
अब रन अमोक एक पॉइजनिंग होती है किस केस के अंदर, न्यूरोटिक पॉइजन है जिसको बोलते हैं हम कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका के डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे इसको भंग, माजून, गंजा, चर्स वगैरह, हशीश वगैरह भी कहते हैं। और हशीश इंसैनिटी के अंदर क्या बताया था कि जो कैनबिस का एडिक्ट होता है, ठीक है, वो मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड होता है, जिसमें हेलुसिनेशन होती है, डिल्यूजन होती है, परसिक्यूटिंग नेचर की, ठीक है, और वो अपने आप को या दूसरे बंदे को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो उसको बोलते हैं हशीश इंसैनिटी, ठीक है। तो रन अमोक ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अभी लिखा हुआ किस जगह पे है, इसको ढूंढ लेते हैं। तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में आओगे तो यहाँ पर क्रोनिक कैनबिस के यूज़ की वजह से रन अमोक आ जाता है। इसमें होगा क्या, किसी बंदे को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, ठीक है, किस चीज़ की, कि वो कोई ना कोई क्राइम करे, कोई ना कोई जुर्म वगैरह करे। सबसे पहले वो अपने उस बंदे को मारना चाहेगा जो उसका असल दुश्मन होता है, ठीक है, या जिसके खिलाफ कोई हसद वगैरह या कोई नेगेटिव फीलिंग है तो उसको किल करना चाहता है, तो इसको बोलते हैं रन अमोक। और ये क्रोनिक कैनबिस इंडिका की पॉइजनिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट है ओफिस्थोटोनस। ओफिस्थोटोनस ये भी न्यूरोटिक कैटेगरी के अंदर आता है, स्पाइनल पॉइजन में, स्ट्राइक्निन या नक्स वोमिका में, ठीक है, नक्स वोमिका में। जो नक्स वोमिका के सीड्स होते हैं हार्ड और फ्लैट होते हैं, ऐश ग्रे इन कलर होते हैं, ओके। स्ट्राइचिन करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनहिबिटरी न्यूरॉन को ब्लॉक करके एक्साइटेटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी को बढ़ा के मसल की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी और स्टिफनेस आ जाती है और बॉडी एक आर्क लाइक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर उसका बैक ऑफ हेड यानी बंदा उल्टा होकर लेटा होता है। इतनी ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है बैक की, जिसकी वजह से जो ओनली बैक ऑफ हेड और हील्स ये ग्राउंड को टच करती है। इस कंडीशन को बोलते हैं ओफिस्थोटोनस। लेकिन अगर फॉरवर्ड फ्लैक्शन हो तो उसको बोलते हैं एम्प्रोस्थोटोनस, और अगर एक साइड पे हो तो उसको बोलते हैं प्लूरस्थोटोनस, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट पोजीशन या पोस्चर स्ट्राइचिन पॉइजनिंग की वजह से होते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट अकोनाइट इज आइडियल पॉइजन फॉर होमिसाइड। अकोनाइट कार्डिक पॉइजन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओलियंडर है, अकोनाइट है, निकोटीन है, और इसके अलावा कार्डिक पॉइजन के अंदर एकोनाइट तो आ गया। एकोनाइट का दूसरा नाम है मीठा जहर या मीठा विष। ओलियंडर है, डिजिटालिस पुरपुरा और निकोटीन ये इस्तेमाल होते हैं। तो कौन सा एकोनाइट होमिसाइडल के लिए इस्तेमाल होता है? कहते हैं कि आइडियल होमिसाइडल एजेंट है, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सुसाइडल नहीं होता, होमिसाइडल होता है। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले ये सस्ता होता है और चीप होता है, ठीक है, और इसके अलावा लीथल डोज काफ़ी इस्तेमाल होती है। इसका कलर को हम डिस्गाइज कर सकते हैं बाय मिक्सिंग विद पिंक कलर फ्लूइड है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपको आर्सेनिक में भी देखने को मिलती है। आर्सेनिक भी होमिसाइडल पॉइजन है, ठीक है, और हमारी बॉडी में इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसकी वजह से आप केमिकल एनालिसिस करोगे तब पता नहीं चलेगा। ये सारे एडवांटेजेस हमारे नहीं बल्कि क्रिमिनल के लिए है, ठीक है, जिसने कत्ल करा करना है। अब वो सवाल ये पूछते हैं कि कौन सा एकोनाइट यूज़ करते हैं होमिसाइडल, ठीक है, तो कौन सा एकोनाइट यूज़ करते हैं? असल में ये सवाल है व्हाट एकोनाइट ने वाई एकोनाइट इज आइडियल पॉइजन फॉर होमिसाइडल है। तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दी है कि क्यों होमिसाइडल पॉइजन है सबसे अच्छा वाला। इसके बाद है डिस्क्राइब हेलोसिनोजन, ऐसे एजेंट्स जो हेलोसिनेशन को स्टिमुलेट करवाते हैं तो उनको बोलते हैं हेलोसिनोजन। वैसे ये लिखा हुआ है जनरल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन, हैबिट, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ये क्या होती है? अब ये वाला एक अलग टॉपिक है ये, यस, जैसे इन्होंने क्या चीज़ें पूछी हुई है, ड्रग एडिक्शन, ड्रग हैबिचुएशन, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो मैं इसको पहले से एक्सप्लेन कर चुका था और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इसका पार्ट 3 के अंदर हम तकरीबन सारे वाइवा क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।